ओवैसी साहब देखिए, आप पूरे मुस्लिम ममालिक में घूमकर वो आदमी वन साइड पाकिस्तान के खिलाफ नारा लगा रहा है और उसकी हकीकत को पूरे मुस्लिम ममालिक को, सऊदी अरब को, कुवैत को, ईरान को और बहरीन को, सबको बता रहे हैं। आजम खान ने लोकसभा में जो बयान दिया है उससे सांसदों को सीखना चाहिए, उस बयान से, कि ममता दीदी ने जो ये सिंदूर ऑपरेशन हुआ, उस ऑपरेशन में मुसलमानों की वजह से सिंदूर ऑपरेशन का साथ नहीं दिया। अमेरिका बैठ के डिक्टेटरशिप करता है तो उसके पास ताकत और एजुकेशन है और पैसा है, तो गोबर लीप के नहीं है। जो पार्टी अभी देश में है केंद्र में, उसकी बुनियाद ही यही है कि लड़ाना, वरना काम पे तो इन्होंने कभी वोट मांगा नहीं। उसके बाद टिकट लेने में कामयाब हो गया तो फिर मेहनत है, फिर जीतने में मेहनत है। जब देश का बड़ा लीडर जो है हेट स्पीच करने लगे तो इन छोटे विधायक और पार्षद और मुखिया और एमएलसी को कौन पूछ रहा है। एक तो किसी भी धर्म हो, कोई भी पार्टी हो, हेट स्पीच होना नहीं चाहिए, चाहे कोई भी हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं मंथन टुडे। मैं हूं आपके साथ अंशु गोस्वामी। हमारे साथ पटना के पूर्व मेयर अफजल इमाम थे। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे मंथन टुडे से बातचीत करने के लिए। थैंक यू। बिहार की राजनीति को आप किस तरीके से देखते हैं? बिहार जो है वो देश के राजनीतिक में एक अहम रोल है बिहार का, और राजनीति का गुण या गुरु बिहार को कहें तो बेहतर होगा या उचित होगा। बिहार से ही राजनीति की धाराएं निकलती है जी। तो जिस तरीके से मुस्लिमों को टारगेट बनाया जा रहा है, क्या लग रहा है राजनीति में उनकी भूमिका, उनकी भागीदारी किस तरीके से होनी चाहिए? देखिए, मुसलमान को राजनीति से अलग करने का टारगेट तो पूरे देश में चल रहा है। पूरे देश में एक जो हेडलाइन से उसको सेट किया जाता है, और एक तो राजनीति बड़ा संघर्षशील जगह है। राजनीति में अपने को एस्टेबल करना ही बहुत, किसी तरह कार्यकर्ता बड़ी मजबूती के साथ मेहनत करके, झोला उठाकर, पैदल चलकर, धूप में चलकर, भूखे रहकर वो आगे बढ़ता है। अभी आप जात को और धर्म को किनारे कर दीजिए, तो हम राजनीति की बात करेंगे कि पॉलिटिक्स में सभी कार्यकर्ता बड़ी मेहनत करके आगे बढ़ने का प्रयास करता है और कोशिश करता है, लेकिन जब उसका एक एज निकल जाता है और बहुत दूर चाहत उसकी होती है कि अब आने वाले दिनों में हमको जो मैंने दरख्त लगाया है पार्टी में, जो मैंने मेहनत की है, तो उसका सज़र और फल हमको मिलेगा, तो उस वक्त कोई दूसरा व्यक्ति, कोई दूसरा आदमी अपने ताकत पर, अपने पैसे की ताकत पर, अपने कुछ आदर्श ताकत पर आकर उस कार्यकर्ता का हक मान लेता है, चाहे वो किसी धर्म जात से हो। एक तो मैक्सिमम पार्टियों का ये लेवल है आज के हिंदुस्तान के राजनीति। रहा मुसलमान का बात, तो यकीनी तौर पर मुसलमान के ख़िलाफ़ नैरेटिव सेट किया जाता है। एक तो ये लेवल आ जाता है कि पार्टी में उसको पद नहीं मिलता है जो उसका उचित हकदार है। ऐसा नैरेटिव सेट है कि इनके आने से तो नाम ही नहीं लेना चाहता है कोई। पार्टी में बने रहना उसके लिए एक अहम, बड़ा मेहनत की जगह है, बड़ा कशमकश होता है। उसके बाद टिकट लेने में कामयाब हो गया तो फिर मेहनत है, फिर जीतने में मेहनत है, फिर जीत भी गया, बने रहना भी एक बड़ा कठिन दौर है अभी, कि उससे अगर चूक भी हो जाए, थोड़ा ज़बान स्लिप कर जाए, तो एक नया नैरेटिव, एक नया चल रहा है अभी देश में कि हेट स्पीच में सदस्यता ख़त्म हो जा रही है। अब आजम खान साहब, देश में ऐसा राजनीति हो रहा है अभी, एक तो किसी भी धर्म हो, कोई भी पार्टी हो, हेट स्पीच होना नहीं चाहिए, चाहे कोई भी हो। लेकिन ये दुर्भाग्य है, समाज का दुर्भाग्य है, एजुकेशन का दुर्भाग्य है। जो समाज को उन्नति करना चाहिए, जो देश को उन्नति करना चाहिए, जो आज अमेरिका बैठ के डिक्टेटरशिप करता है, तो उसके पास ताकत और एजुकेशन है और पैसा है, तो गोबर लीप के नहीं है। अमेरिका के इंजीनियर्स पढ़ते हैं, अमेरिका के डॉक्टर्स पढ़ते हैं, अमेरिका के पॉलिटिकल लीडर पढ़ते हैं, तो आज पावर है। यहाँ के जब बड़े लीडर, अभी आप अफजल अब्बास और अफजल अंसारी साहब को किनारे कीजिए, देश में इतना बड़ा जंग हुआ हिंदुस्तान पाकिस्तान से। सूफिया कुरैशी इस
इस देश में जंग में, हवाई हमला में नेतृत्व की, एक तरह से रहनुमाई की, और खुद स्पोक्समैन वुमेन बन के पूरे दुनिया को उसने अपना संदेश दिया कि इस देश में कोई धर्म, कोई जाति का जगह नहीं है, बल्कि पूरा देशवासी एक है और हम लोग एक साथ रहते हैं और एक साथ लड़ेंगे अगर देश पर कोई भी आंख दिखाता है तो। आज ओवैसी साहब देखिए, आप पूरे मुस्लिम ममालिक में घूमकर वो आदमी वन साइड पाकिस्तान के खिलाफ नारा लगा रहा है और उसकी हकीकत को पूरे मुस्लिम ममालिक को, सऊदी अरब को, कुवैत को, ईरान को और बहरीन को, सबको बता रहे हैं। एक तरफ ये काम हो रहा है, दूसरी तरफ कल देश के माननीय गृह मंत्री कलकत्ता में बोलते हैं कि ममता दीदी ने जो ये सिंदूर ऑपरेशन हुआ, उस ऑपरेशन में मुसलमानों की वजह से सिंदूर ऑपरेशन का साथ नहीं दिया। हिंदुस्तान का और भारत का कौन ऐसा गरीब से गरीब मुसलमान इस ऑपरेशन में भारत के साथ नहीं था? माननीय गृह मंत्री एक आदमी का भी नाम बताएं। क्या लग रहा है बीजेपी एक चाल चल रही है मुस्लिमों को और हिंदुओं को लड़ाने की राजनीति? नहीं, वो तो खुला है, तो उसका तो अस्तित्व, बीजेपी का तो अस्तित्व ही यही है, बुनियादी यही है। बीजेपी अपने काम के बुनियाद पर, जो पार्टी अभी देश में है केंद्र में, उसकी बुनियादी यही है कि लड़ाना, वरना काम पे तो इन्होंने कभी वोट मांगा नहीं, बल्कि देश के माननीय प्रधानमंत्री इतने बड़े लीडर हैं, लेकिन जब इलेक्शन नज़दीक आता है तो उनके ज़बान से भी ये इसी तरह की बातें निकलती है। जहाँ तक अब बात तारी साहब का, बात आपने किया कि सदस्यता ख़त्म हो गई, हमें बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि अभी माननीय उच्च न्यायालय उनकी सदस्यता बहाल कर देगी। बहुत बड़ा मामला नहीं, इससे बड़ा मामला अभी विजय शाह ने दिया, सूफिया कुरैशी जो हमारी आर्मी की फाइटर हैं, तो बहुत जलील और बहुत शर्मिंदगी वाली बात उन्होंने कहा। एक ऐसी नेतृत्व की जिम्मेदारी सूफिया कुरैशी को संभालने के लिए देती है, दूसरी ओर उन्हीं के मंत्री विवादित बयान नहीं, वो संभालने के लिए क्या देगा, वो तो आर्मी के लिए वो लड़ रही है, उसका पूरा परिवार आर्मी में है, उसके हस्बैंड आर्मी में है, उनके फादर आर्मी में रहे हैं, देश के लिए उन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं, और उसके खिलाफ बोलना, और उसका कुछ नहीं हुआ, मंत्री पद से भी नहीं हटे, जेल भी नहीं गए। माननीय उच्च न्यायालय के इतने सख्त आदेश के बाद भी जब केस होता है तो उसमें धारा नहीं जोड़ा जाता है, बाद में फिर धारा जोड़ा गया। पहले से ही सरकार का नियत था कि इनको बचाना है, बचाया भी गया। लेकिन एक तरफ अगर कोई आदमी गलती से ज़बान से चूक भी निकल जाए, हेट स्पीच के बिल्कुल हम लोग समझते हैं कि नहीं करना चाहिए हेट स्पीच, इस तरह की बातें ना करें जिससे दूसरे को तकलीफ हो, लेकिन ज़्यादा हेट स्पीच आप जब देश के गृह मंत्री और प्रधानमंत्री हेट स्पीच करें, जब देश का बड़ा लीडर जो है हेट स्पीच करने लगे, तो इन छोटे विधायक और पार्षद और मुखिया और एमएलसी को कौन पूछ रहा है? एक तरफ आजम खान कौन हेट स्पीच करते थे, बयान सुनिए लोकसभा में, अच्छे अच्छे प्रवक्ता जो बोलने वाले लोग हैं, स्पोक्समैन, उनको उनसे सीखना चाहिए। आजम खान ने लोकसभा में जो बयान दिया है उससे सांसदों को सीखना चाहिए, उस बयान से। हेट स्पीच में उनके बहुत सारे अनाप शनाप मामले में सदस्यता खत्म कर दिया, बेटा का सदस्यता खत्म कर दिया, ज़बरदस्ती हरा दिया, आंखें बंद है चुनाव आयोग का, माननीय उच्चतम न्यायालय भी कुछ नहीं कर पा रहा है, मजबूर है। आपने एक लाइन ही बड़ी अच्छी बोली थी कि एक तो हर कोई जद्दोजहद करके आगे बढ़ते हैं राजनीति में, लेकिन खास तौर पे जिस तरीके से जाति धर्म को जोड़कर टारगेट करके बड़ी मुश्किल से आज के टाइम में देखा जाए तो मुसलमानों को टिकट मिलता है, राजनीति में टिकट दी जाती है, और अगर वो आगे बढ़ते हैं तो उन पे कार्रवाई करके सदस्यता रद्द कर देते हैं। कहाँ टिकट दी जाती है मैडम? अधिकांश ऐसा क्षेत्र जहाँ जो है कि नहीं मुस्लिम बहुल क्षेत्र है या मुसलमानों की आबादी ज़्यादा है, वहाँ भी टिकट लेने पर कोशिश करते ही आदमी रह जाता है, टिकट नहीं मिल पाता। अगर टिकट मिल भी गया तो भी जीत कर आना मुश्किल काम है, और जीतने के बाद अपने को बना रहना भी मुश्किल काम है। क्या आगे आने वाले समय में बीजेपी अपने इस एजेंडे को, जो हिंदू मुस्लिम की राजनीति को आगे बढ़ा रही है, ये चलती रहेगी या फिर बीजेपी की हार होगी? बीजेपी का बुनियादी यही है, उसके लेसन को, उसके बुनियाद को आप सीखिएगा, पढ़िएगा, देखिएगा, गौर कीजिएगा। देश जब आज़ाद हुआ था उस वक्त भी अंग्रेज़ों का साथ देने वाले जो फाउंडर मेंबर हैं बीजेपी के, आरएसएस के, संघ के, उन लोगों ने अंग्रेज़ों का बहुत साथ दिया। सावरकर अंग्रेज़ों का साथ दिया, सावरकर को तो
जो थे वो उनको तो मंथली अंग्रेज देते थे। बहुत हिस्ट्री आप देख लीजिए। तो ये बोलना कि बीजेपी मुसलमान बीजेपी को वोट दे या किसको दे, जो बेहतर काम करता है उसको वोट देता है। लेकिन अगर आपका मकसद ही एक पार्टी का मुसलमानों के ख़िलाफ़ है और सिर्फ ज़बान से आप चाहते हैं कि वोट मिल जाए, तो कथनी और कहनी में बहुत फ़र्क होता है। मैं पटना शहर का हूँ और पटना शहर से 3 बार मेयर रहा हूँ। तकरीबन 35 साल से यहाँ 40 साल से बीजेपी का इस सारे विधानसभा में कब्ज़ा है बीजेपी का। तो पार्टी अगर हम लोगों की कहीं से लड़ाएगी ये अलग बात है। तो बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में मुस्लिम समुदाय की अगर बात करें तो वो किन्हें सपोर्ट करेगी, किस पार्टी को उनका बहुमत जाएगा? जाहिर है कि महागठबंधन की तरफ है, मुसलमान खुलेआम है, इसमें कोई शक थोड़ी है कि महागठबंधन की तरफ तो बहुत सारे लोग हैं। महागठबंधन के आइडियोलॉजी पर जो आइडियोलॉजी है मुसलमान के आदर्श मुसलमान के अलावा भी बहुत सारे छोटे तबके के लोग हैं, गरीब हैं, एससी लोग हैं, दलित लोग हैं। नीतीश कुमार के साथ क्या नहीं जाएंगे मुसलमान या जाना चाहेंगे? देखिए, मुसलमानों का जहाँ वोट करने का सवाल है तो ऐसा नहीं कि नीतीश कुमार को मुसलमानों ने वोट नहीं दिया। 2005 में जब नीतीश कुमार की सरकार बनी थी, माननीय मुख्यमंत्री बने ये बिहार के, उस वक्त मुसलमानों ने न कि सिर्फ नीतीश कुमार को वोट दिया बल्कि मैक्सिमम सीट जदयू जीता। उसके बाद 2010 में जब नीतीश कुमार माननीय मुख्यमंत्री के पद पर रहे 5 से 10 और उनके कार्य को देखकर उनके सभी काम जो सेकुलरिज्म के तौर पर नीतीश कुमार ने अपना दिखाया कि हम किसी मज़हब के ख़िलाफ़ नहीं हैं, तो मुसलमान न सिर्फ जदयू को वोट दिया बल्कि मुसलमानों ने कई सीटों पर बीजेपी को ही वोट दिया 2010 में। और ये बात बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कई स्पीच में कहा है। 2015 में जब महागठबंधन की सरकार चुनाव लड़ रही थी, नीतीश कुमार माननीय मुख्यमंत्री होकर बिहार में लड़ रहे थे आरजेडी और कांग्रेस और जदयू के साथ, तो मुसलमान उस वक्त बीजेपी को वोट दे रहा था कि मुसलमान पूरा वोट महागठबंधन को दिया। उस वक्त अगर मुसलमान वोट नहीं देता तो क्या बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हो जाते? तो ये जो लीडरान हैं इनको बिल्कुल सोच कर बोलना चाहिए, लेकिन सिर्फ ये अपने मंत्री और लालच में ऐसा बोलते हैं। 2015 में भी वोट दिया, 2020 में भी वोट दिया, 2010 में भी वोट दिया। मुसलमानों का हक छीना जाएगा तो बिल्कुल नाराज़ है। आज वक्फ एक्ट और वक्फ की जो प्रॉपर्टी है जो मुसलमान के बाप दादा परदादा ने दिया है मुसलमानों को, आपके घर में कोई डकैती कर लेगा तो आप नाराज़ नहीं होंगे? ये डकैती है, वक्फ की प्रॉपर्टी का डकैती है। मुसलमानों के बाप का है ये प्रॉपर्टी, उनके दादा का है, उनके नाना का है। उस प्रॉपर्टी को आप छीन रहे हैं और आप छीनने वाले और डकैत का साथ दे रहे हैं, तो निश्चित रूप से आपसे नाराज़गी है। आप एक जस्टिस के रूप में बिहार में आए थे, इंसाफवर मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार बिहार के लोगों के लिए इंसाफ परस्त थे, इंसाफ करते थे। आज उस इंसाफ को दाग लग गया। आपने जो मुसलमानों का प्रॉपर्टी था, पता नहीं किस मजबूरी में आपने समर्थन किया, जबकि आप से ऐसी उम्मीद नहीं थी कि आप ऐसे बिल का समर्थन करेंगे। तो क्या नुकसान होगा? मुसलमानों का वोट उन्हें नहीं मिल पाएगा जिस तरीके से मिलनी चाहिए थी? जाहिर है कि मुसलमान की नाराज़गी है, मुसलमानों की नाराज़गी है और बहुत सारे लोगों की नाराज़गी है। सिर्फ मुसलमान नाराज़ नहीं है, तो कैसे मुसलमान दलित भी नाराज़ हैं, गरीब भी नाराज़ है, पिछड़े भी नाराज़ हैं, अति पिछड़े भी नाराज़ हैं। ऐसा नहीं, वक्फ बिल क्या, बहुत सारे ऐसे मामले हैं जिससे नाराज़गी है। सरकार अगर अपना काम बहुत बेहतर तरीके से नहीं करेगी तो आम लोगों में नाराज़गी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका बातचीत करने के लिए मंथन टुडे से। ऐसे ही तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए मंथन टुडे। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, फॉलो जरूर करें।